अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कल पार्लियामेंट के पहले इजलास से खिताब किया और ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बात की, सियासी इख्तिलाफात से एक कदम पीछे हटकर अवाम के मफादात के लिए मिलकर बैठने की बात की, बाहमी एहतराम की बात की, सियासी मुफाहमत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने की बात की। मगर नाजरीन, जब वो ये सब बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त असम्बली का मंजर क्या था? असम्बली का मंजर ये था कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। अपोजिशन नारेबाजी कर रही थी, गो जरदारी गो के नारे लग रहे थे, धक्कम पेल थी, फिर कुछ अरकान में तो हाथापाई भी होते रह गई। तो मुफाहमत की सियासत तो बहुत दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर ने तो बाहर आकर ये तक कह दिया कि सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर आइनी है। तो ऐसे माहौल में मुफाहमत की बात कैसे होगी, इसी पर डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, कैसा अजीब नज़ारा कि वहाँ जरदारी साहब एक तरफ लगे हुए हैं, मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, दोस्ती की बातें कर रहे हैं, मिल बैठने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ मुज़ाहिमत ही मुज़ाहिमत नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रामीन। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर यही तकरीर सदर आरिफ अलवी ने की होती या ममनून हुसैन साहब ने की होती तो क्या हेडलाइंस में होती आज? क्या इस पे इतनी ज़्यादा बात करती? क्या ज़ेरे बहस में हम लोग जो हैं इसको पहले सेगमेंट पे बात कर रहे होते? मेरा नहीं ख्याल। तो सबसे पहले तो ये बात तय हुई कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का अपना एक मकाम है, उनकी एक सियासत में मकाम है, शख्सियत है। अब ये जो आपने बातें की हैं ना, इसमें से मैंने चूँकि पूरी तकरीर को 2 मरतबा पढ़ा जी और सुना भी, तो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरे नज़दीक बड़े अहम हैं। मैं एक एक करके उनको आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद अपना तज्जिया देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। सबसे बुनियादी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मुल्क सियासी बहरान में है। हालांकि सदर बन गए, वो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट बन गई, बहरान में है तो निकालना है ना, पहली बात। ठीक है। दूसरा ये कि इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते, सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। मुझे कुछ सही तरह से समझ नहीं आई कि ये किस किस को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और ये जो एक कदम पीछे हटना है इसका असल में मतलब क्या है? क्या अपने उसूली मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना है, या अपनी सरकारी पोजीशन से एक कदम हटना है, या फिर कि जेल में किसी ने अपनी कुर्सी इधर से हटा के जेल के बाहर लगानी है? कुछ इसका अभी अंदाजा नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जिसमें मेरे नज़दीक के एक पैगाम उन्होंने दिया जी, वो पैगाम उनके अपने इत्तेहादियों के लिए भी था और वो पैगाम पाकिस्तान के अवाम के लिए भी था, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी था, वो तमाम, यानी यूँ समझिए कि पाकिस्तान पूरे के लिए था, खास तौर पे, और उसमें अपने उनके बरखुरदार भी शामिल हैं, बिलावल साहब। वो पैगाम क्या है? क्या था? हमारे पास वक्त कम है। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है। जब वो ये कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब? यानी हैरानी की बात है कि अभी तो बेल मुंडे चढ़ी, अभी तो आपने इख्तियार संभाला, अभी ये जो है ये पार्लियामेंट वजूद में आई, प्राइम मिनिस्टर साहब बने, कैबिनेट बनी, आप सदर मोहतरम बने। किस चीज़ के लिए वक्त कम है और क्यों वक्त कम है? देखिए, इन्हीं तीनों सवालों के आगे मैं लगाऊंगा कैसे जी। पहली बात उन्होंने की सियासी बहरान से निकलना, भी कैसे निकलना है, ठीक है, हमें बताइए भी तो सही ना कि कैसे निकलेंगे आप। हाँ। दूसरा वो कहते हैं कि सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। कैसे हटना पड़ेगा भाई? आप खुद तो हट सकते हैं, दूसरों को आप कैसे हटा सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान को कैसे कहेंगे हटे, जो कि सुनने में आया कि शायद वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। आप इमरान खान को या गौहर को कैसे कहेंगे कि एक कदम पीछे हटें? वो तो काफी आगे आ चुके। तीसरा, हमारे पास वक्त कम है। तो क्या आपको पता लग गया है कि वक्त वाकई कम है और कुछ होने वाला है? देखिए, सदर मोहतरम ने इशारे तो खूब दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे और क्यों और कब तक। अब इसमें से 2 बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं जी। 2 बातें खुल के रामीन सामने आती हैं। पहली बात आती है कि हुकूमत में जो इस वक्त की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें सब अच्छा नहीं है। ये पहली बात खुल के सामने आई। दाल में कुछ काला है, और ये काला जो है, ये हम पिछले प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं कि कुछ हो रहा है, कोई दाल पक रही है, उसमें दाल काली है,
कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, जिसकी वजह से ये सारे सवालात जो हैं मेरे दिमाग में पैदा हुए, ज़ाहिर है हम सबके दिमाग में पैदा हुए। दूसरी बात, इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं एक दूसरे से खुश नहीं है। अच्छा, ये तज्जिए का दूसरा रुख है, क्योंकि अगर खुश हों तो वो ये इस किस्म की वक्त कम है, हमें कदम पीछे बढ़ाना पड़ेगा वगैरह, दहशतगर्दी की बहरहाल उन्होंने बात की, लेकिन वो तो पैगाम दे रहे थे ना, ऑपोजिशन भी उस वक्त एहतजाज कर रही थी, ऑपोजिशन को पैगाम दे रहे थे। देखें, अपोजिशन को पैगाम देते देते दोस्तों को भी पैगाम दिया जाता है। अच्छा, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो कंपनी बनी है ये नहीं चलेगी, ये नहीं चल सकती। अब तो वो खुद अपने मुंह से इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ये वक्त बहुत कम रह गया है, और इस कम वक्त में अगर कंपनी कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दे, कोई मईशत की बहाली की बात हो, कोई अवाम को रिलीफ की बात हो, कहीं से कोई ठंडी हवा आए, तो शायद ये वक्त बढ़ जाए, वरना बॉटम लाइन वक्त कम रह चुका है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। ठीक है राव खालिद साहब, आपको क्या इशारे मिले सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर से? और ये जो वक्त कम होने की बात कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब, तो ये डर है उनका, या फिर क्योंकि प्रेसिडेंसी ऐसा है, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता, जमहूरियत बड़ी फ्रेजाइल है इस मुल्क में, तो इसलिए उन्होंने इस खदशे के तहत ही बस कह दिया? जमहूरियत की फ्रेजिलिटी अपनी जगह पे, लेकिन मेरा 2002 से लेके अब तक तो जमहूरियत ही है, चाहे जैसी भी है। वो क्वालिटी भी तो थोड़ी देखनी पड़ेगी ना। रिजल्ट कुछ चाहे हुकूमत किसी की भी बन जाए, तो वो सारा अब क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस वाला इदारा हो तो क्वालिटी चेक करना सही बात है। यहाँ तो है ही नहीं। सबकी अपनी इदारों की जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस करनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपनी क्वालिटी पे इतने सवालिया निशान है। सही बात है, क्वालिटी कौन किसकी क्वालिटी चेक करेगा सारे निजाम के। सही बात है। एक तो हाँ जी, एक तो सदर का खिताब जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सदर का रोल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पार्लियामानी निज़ाम है हमारा, उसमें सदर का रोल फिगर हेड के तौर पे, स्टेट हेड के तौर पे जी जी, तो वो एक होता है। दूसरा जो बुनियादी मकसद होता है इस खिताब का, वो होता है कि 1 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी होती है वो सारी मिनिस्ट्री सदर को भेजती हैं, सदर साहब उसका जायजा लेते हैं, फिर उस पर अपनी राय कायम करते हैं, फिर तजावीज़ देते हैं। अच्छा। तो खिताब बेसिकली उस चीज़ के ऊपर होता है। तो ये इसको हुकूमत को जुमा 8 दिन हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना या उस पर जो एक फॉर्मल रिकमेंडेशंस या तजावीज़ या चीज़ें होती हैं, वो तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, यकीनन उन्होंने किया जी। और जो ये हंगामा आ रही है, हाँ, ये भी मामूल का काम है। ठीक है, वो तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें हंगामा आराई जो है, ये हम देखते हैं सदर गुलाम इसहाक खान से लेके ये मामला चलता है, और तकरीबन आप कह लें कि जनरल मुशर्रफ हो गया, फिर आसिफ जरदारी साहब को भी अपोजिशन इसी तरह नारेबाजी करती थी उनके खिलाफ, और इसी तरह से जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा। यानी राव खालिद साहब, ऑपोजिशन का मूड भी हम देख चुके ना, इसका मतलब है कल हमें पता चल गया कि ऑपोजिशन इसी मूड के साथ रहेगी। अब जहां तक सदर साहब की ये बात है कि अपोजिशन और बाकी हुकूमत को वक्त कम है, इकट्ठा होकर चलें, एक कदम पीछे हटें, तो बड़ी अच्छी साहिब तजवीज़ है। ठीक है, जरा ये बता दे कि जब वो अपोजिशन में थे या नॉन अपोजिशन में थी, एक दूसरे के बारे में जो कुछ करते रहे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 से लेके 90s की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो जो था सो था। 2008 से लेके 2018 तक जो कुछ करते रहे, और उसके बाद पीटीआई के साथ जो कुछ ये करते रहे अपोजिशन के तौर पे, जो एहतजाज, जो जलसे जुलूस, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई, हर किस्म की वो होती रही, और अभी तक ये आपस में लड़ रहे थे। पीडीएम जब बनी उस वक्त भी ये लड़ रहे थे आपस में, जब पीडीएम बनी, हुकूमत हट गई, ठीक हो गए, जैसे ही पीडीएम खत्म हुई ये फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आज ही बयान दिया बिलावल साहब ने। जी जी। तो ये मशवरे देने, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, तो आप खुद कोई अमली तौर पे कुछ तो शो करें, कुछ तो बताएं। आप उठे ना जाए जेल में जाके बात करें उससे, इमरान खान से, अगर आपने मामला को ठीक करना है, आके जाके बात करें उससे, पूछे क्या मसला है उसका लड़ाई इनके साथ है, किसी और के साथ है, अगर किसी और के साथ है तो उनको बताएं कि किस तरह मामला ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त थोड़ा है तो आपको जल्द अज जल्द ये सारे काम करने चाहिए। ये असल मसला है, अपोजिशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
जी साकिब, आपका क्या इस पर ओपिनियन है कि जो सदर जरदारी ने कल बातें की हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, उसमें क्या तासुरात मिले, क्या मूड नज़र आया? और एक तरफ तो जरदारी साहब का मूड है, बट दूसरी तरफ ऑपोजिशन का भी एक मूड हमें कल बहुत ही क्लियर कट नज़र आ गया है। क्या तज्जिया आपका? एक तो आसिफ अली जरदारी जो है वो जहाँ पे सदर हैं वहीं पे पीपल्स पार्टी के भी जो है वो करता धरता हैं, और वो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त जो है वो कायम है जी। उनकी तो पांचों घी में है, और इस वक्त तमाम ओहदे, आइनी ओहदे या हुकूमतें वो तकसीम कर चुके हैं और वो ले चुके हैं, यहाँ तक कि 2/3 मेजॉरिटी भी उनके पास है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक तो तकरीर जो है कुछ बताने को, तो क्योंकि कल अभी 2 हफ्ते हुए उन्होंने आए हैं बतौर सदर, उन्होंने ओहदा संभाला है, तो उसमें कोई ऐसी कारकर्दगी वाली बात तो थी नहीं। जो बात उन्होंने करनी थी वो सिंबॉलिक की उनकी एक तकरीर होती है, और वो उन्होंने की। लेकिन अमली तौर पर क्या है, अमली तौर पर ये मैं आपको बता दूं, एक तो जो अपोजिशन वाली बात की गई है, 20 अक्टूबर 2020 सदर अलवी सदर थे और जॉइंट सेशन था, वो तकरीर कर रहे थे और इसी तरह सीटियां बज रही थी, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा। और जो स्पीकर अयाज सादिक हैं जिन्होंने 2 जो उनके अरकान थे उनको मुअत्तल किया है, वो उस वक्त अपोजिशन में थे, उनकी लीडरशिप अपोजिशन में थी, और उस वक्त इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे जो उस वक्त हेड कर रहे थे वहां पे इजलास को, उन्होंने किसी की जो रुकनीत है मुअत्तल नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो तहम्मुल जो है वो सब्र का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि आप भी कल अपोजिशन में थे, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आपको नहीं लगता हमें बिल्कुल पता है कि जब इमरान खान ऐसी बात हुई है कल के इजलास में, कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए या हाथापाई तक जैसे बात पहुंच गई थी, तो आपको लगता है कि ये होता रहता है ऐसा पहले भी और अनप्रेसिडेंटेड नहीं है और इससे इतना हार्श रिएक्शन नहीं होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, नहीं, हार्श जो अपोजिशन के साथ हुआ है ना जी, वो हार्श बनता भी है। हाँ। उनके साथ क्या हुआ है, मतलब सबको पता है, जी जी। हर बंदे को पता है कि मैंडेट का क्या हुआ है, सीटें किस तरफ कहां कैसे गई हैं। उनका अगर एहतजाज भी मेरे ख्याल में उनको रोक लिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे, कहां पे ये जो उनके अंदर जो लावा पक रहा है ये कहां पे निकालेंगे। इसलिए जो हुकूमत होती है उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त, फिर आपके पास सारा जो है वो सारी चीज क्रीम तो आपके पास आ गई है। फिर एक और बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त की अपोजिशन ने एहतजाज बहुत ज्यादा किया। उस वक्त बेशक जैसी तैसी भी, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत वो बहुत अच्छी थी और वो आज खुद आए थे, उनको भी सिलेक्टेड जो है वो बिलावल साहब आखिरी दिन तक कहते रहे हैं, और अब जो है वो कौन सिलेक्टेड है वो भी सबको पता है। लेकिन उस वक्त कम से कम उस वक्त की हुकूमत ने बेशक मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये कहा कि चले जी कमीशन हम बनाते हैं, आप आए, या कोई पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाते हैं जी जिन हलकों पे आपको इतराज है उनको जो है वो खोल लेते हैं, या उस पर कोई मैकेनिज्म बनाते हैं। कोई कमेटी बनी थी जी जी। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि सदर जरदारी जो है ये तो कह रहे हैं कि सियासी बुरहानों से निकालने के लिए जो है वो वक्त बहुत कम है, और वो ये भी कह रहे हैं कि सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमें मिल बैठ कर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। लेकिन अमली तौर पर इस इत्तेहादी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, एक सिंगल वर्ड भी अभी तक नहीं बोला कि आप जो है वो इतराज कर रहे हैं मैंडेट चोरी पर, आप एहतजाज कर रहे हैं, आप ये कहते हैं हम सदर को नहीं मानते। हमारे माशी हालात ठीक नहीं है जी, बिल्कुल वो दोनों तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना कि ये पहली दफा हुआ है ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, पहली दफा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज हुई है, वहां पे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं कल के इजलास में वो भी नहीं थे, मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, वज़ीर आला केपी नहीं थे, अस्करी क़यादत नहीं थी, चीफ जस्टिस नहीं थे, और वहां पे फिर सदर जरदारी जो है 20-25 मिनट उन्होंने खिताब किया। क्या इस बारे में खबरें हैं? लबाब है वो मैं यही कहूंगा, नहीं ऐसा खबरें तो पता नहीं क्या था, लेकिन एक चीज तय थी, ये पता था कल से पहले ही खबरें आ चुकी थी कि पीटीआई बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी
और वो इमरान खान साहब की जो तस्वीर है सदर जरदारी और जो मेहमान आएंगे उनके सामने वो लहराएंगे, वो एक उनका एहतजाज का मामला, ये परसों रात को ये खबर आ चुकी थी। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि किस वजह से वो नहीं आए, लेकिन एहतजाज उनका ये तय था और ये खबरें आ चुकी थी। मुल्क की मईशत से जुड़ा एक अहम तरीन दौरा हुआ, सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर सरमायाकारी से मुतालिक कुछ अहम उमूर थे जो कि ज़ेरे गौर आए, कुछ अहम प्रोजेक्ट शुरू होने का इंदिया भी दिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइन जो कि PIA है और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश भी कर दी है। इसके अलावा ज़राअत, IT सेक्टर, मादनियात के सेक्टर्स में भी सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। तो ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, खुशाइंद तो यकीनन है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी जिस तरह की हुई है सारी एक्टिविटी, उससे लगता है कि अब कुछ इसमें अमल दरामद भी होगा। क्योंकि 6 साल से ये चीज़ें चल रही हैं ऑलमोस्ट। MOUs भी साइन हुए, चीज़ें भी हुई सारी। एक ऑयल सिटी बनना था बलूचिस्तान में, इसमें UAE और सऊदी गवर्नमेंट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, रिफाइनरी लगानी थी। वो बावजूद नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। और इस तरह से एग्रीकल्चर में इसी तरह से UAE और सऊदी अरब इंटरेस्टेड थे एग्री लैंड लेके यहाँ पे वो ज़राअत के फ़रोग देने के लिए, और अच्छे फार्मिंग जो होती है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग, बड़े बड़े ज़मीन 50-60 हज़ार एकड़ ज़मीन के ऊपर, तो वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी और हमारे लिए भी ऑब्वियसली उसका बहुत होना था। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, जो पूरा डेलीगेशन था, उसमें एक बड़े अहम शख्सियत कहा जाता है जो Vision 2030 को हेड कर रहे हैं बुनियादी तौर पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बिहाफ के ऊपर, वो साहब भी आए हुए थे और वो बहुत करीब समझे जाते हैं। और उनके यानी कह लें कि आशीर्वाद से ये सारी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा था। अभी डिप्टी उनके डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, आज आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और उनका डेलीगेशन भी खासा बड़ा है, और एक अच्छी उनकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टाइप GHQ में भी हुई है। तो वो भी एक उस शुबे में भी और बाकी मामलात में भी एक खुशाइंद पेशरफ्त है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, भले IMF हमें सपोर्ट कर रहा हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही हो, इदारे सपोर्ट कर रहे हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ये बड़ी अहम बात है। अभी स्प्रिंग मीटिंग हुई है अमेरिका में, जहाँ भी हमारे वज़ीर ख़जाना भी गए हुए हैं। वहाँ पे फिर वही चीज़ें बार बार वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो हमें करना है, और उसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे। जो IMF, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा जी हम जो है उसमें डिक्लाइन किया है हमने उस इंडेक्स में जी। तो वो बड़ा सीरियस फिर इशू हो जाता है इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं। और ये स्प्रिंग मीटिंग में जो बुनियादी तौर पे चीज़ें की गई हैं, उसमें जो बजट खसारे के हवाले से बात है, IMF की ब्रीफिंग भी थी इसके ऊपर, उसके ऊपर माशी डिसिप्लिन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हमारा जो एनर्जी सेक्टर है और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उन पे सारा कंसर्न फिर शो किया गया। अब जो माशी डिसिप्लिन में जो बात आती है वो बजट खसारा कम करना, अपना रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं, और ओवरऑल जो हमारा पीछे कुछ अरसे में खासतौर पे केयर टेकर के दौर में जो कुछ हुआ है, 2023 में हम डिक्लाइन पे गए, लेकिन केयर टेकर के दौर में हमने जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है उसको यकीनन अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब उसकी कंटिन्यूटी में आपने जो रेवेन्यू जनरेशन करनी है उसके लिए आपने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया ताजरों को लूप में लाने का। लेकिन हुआ क्या है, 25 लाख ताजर है। अब तक की जो इतलात है गलत हो सकती है, जो मेरी इतलात है वो अभी तक 59 तकरीबन रजिस्टर हुए हैं उसमें से। अच्छा। बाकी वो कोई उस पर बात आगे बढ़ नहीं रही। तो इस तरह की इसमें पॉलिटिकल विल की फिर ज़रूरत है। जब अब पॉलिटिकल विल नहीं होगी, और पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगी? पॉलिटिकल विल आएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। अब अभी जरदारी साहब का हमने जिक्र किया, जो कहते हैं वक्त थोड़ा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर 16-18 महीने की जो हुकूमत थी उसकी जो रिपरकशंस हुए उस परफॉर्मेंस के, अगर वो कंटिन्यू रहती है कुछ और 2-4-6 महीने, तो फिर जरदारी साहब को पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, सिंध भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए उनका क्वेश्चन करना, और हमें खुद इसके लिए अलर्ट रहना, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है, किसी हुकूमत के लिए नहीं, ओवरऑल मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, मुल्क के इदारों के लिए ये बेहतर है कि अगर हम ये काम करें। और एक कारोबारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत एम्फेसिस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, कि हमें ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये हम सारा कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट यकीनन आएगी, इन्वेस्ट होगा भी सही,
लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कोई उन्होंने डॉलरों की बारिश तो नहीं करनी है, जमा तो नहीं कराने, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, मामला ठीक नहीं है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और टेररिज्म के खिलाफ हम जो जंग लड़ रहे हैं तो उसमें अगर कुछ हम कहीं लैग करते हैं इस वजह से, अगर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी लोगों को मौका मिलता है शरारत करने का। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या यूनिकनेस है इन तमाम प्लान्स की जो कि अभी तय हुए हैं सऊदी अरब के साथ? कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? और इस पर भी आप रोशनी डालें कि ये जो बात है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल की बात की। शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस दौरे के दौरान भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सागदार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बात की माहौल साजगार कैसे बनाया जाएगा इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी जब हम देख रहे हैं, जब जिससे CPEC भी थोड़ा बहुत मुतासर होता हुआ नजर आया हमें पिछले दिनों। देखिए रमीन, सबसे पहले तो IMF की एक ख़बर आई है उस तरफ से, और वो मेरे लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मईशत की बहाली बड़ी अजीज़ है, जिनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा अजीज़ है, जिनको इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बड़े अजीज़ हैं, और जिनको SIFC और वो $100 बिलियन और वो आर्मी चीफ की वो जो बातें हैं वो सारी अजीज़ हैं। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की कुछ मीटिंग्स के हवाले से जो रिपोर्ट आती है उसके फुट नोट पे एक बात लिखी हुई आई है जो कि आज ही रिपोर्ट हुई है। अच्छा। उसमें ये है कि जी जो मीना है ना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जी MENA, उसमें 6 ममालिक का जिक्र किया गया है कि ये वॉर टोन कंट्रीज हैं, यानी जंग की जद में आए हुए, जंग से मुतासरा ममालिक हैं, और उनमें शामिल है जनाब इराक है, सीरिया है, सोमालिया है, सूडान है, यमन है, और मेरा और आपका पाकिस्तान है। अच्छा, अब अगर वॉर टोन कंट्रीज में हम आ गए हैं और ख़ास तौर पे IMF और वर्ल्ड बैंक के जो मुहद्दब अदसे के अंडर हमें पता लग रहा है, तो उससे ये है कि जो तासुर फैलता है बाहर की दुनिया में, देखिए अगर कोई $2 बिलियन 10 अरब डॉलर लेके आएगा तो उसको अगर ये पता लगता है कि भाई इधर तो हालात इस तरह के मखदूश हैं, तो उससे कुछ जो है ना वो खदशात पैदा होते हैं। जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये खबर सही तरह से रियाद में, सऊदी अरेबिया में, दमाम में ना पहुंचे तो अच्छा है, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस खबर को फैलाने का जो कि फैलाई जा रही है किसी खास वजह से। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में जो पैसे रखे हुए हैं जिसके रोल ओवर करने के लिए हम बार बार उनसे कहते हैं, UAE भी है, चाइना भी है, तो उनको देने के लिए हमारे पास क्या है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। जब हम लोग देखते हैं ना बहैसियत कौम के सऊदी अरेबिया को, UAE को, कि जी वो हमारा दोस्त है, वो हमें कुछ देगा। बाबा, ये दुनिया जो है ये ले और दे वाली दुनिया है, कुछ लेके आपको कुछ देना पड़ता है, के बगैर तो कोई देना कुछ नहीं हो करेगा। तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। उसमें आप ये नहीं देखते कि सऊदी अरेबिया है, वहां पे मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है, और वो हमारे इतने करीबी दोस्त हैं कि हम जो मर्जी कर लें हर दफा, और फिर हम जाते भी उनसे सिर्फ पैसे के लिए हैं। एक एंगल है जो कि पाकिस्तान के पास है, जिसकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान के पास है, और जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुई है और ये बादशाहतें जो है मिडल ईस्ट की हिली हैं, तो सिक्योरिटी के खतराश पैदा हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑफर की हुई है कि हम यानी सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं हर किस्म की। एक तो ये हो गई बात कि आप उनका ये काम कर सकते हैं, अगर आप ये काम करेंगे, उनको कबूल हो, तो फिर ये लेन देन चलेगा। दूसरी बात आपकी आती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उनका बड़ा करीबी मुल्क है या मुसलमान मुल्क है, वो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे कि उनका बिजनेस चलेगा, उनको कोई प्रॉफिट होगा, उनका कोई हिसाब किताब जो है वो पैसा आने का, यानी सऊदी अरेबिया में पैसा आने का बंदोबस्त होगा। वरना कौन, यानी आजकल की दुनिया में वो दोस्तियां नहीं है जो मेरी और राव साहब की दोस्ती है कि जी आप अगर ऐसा होता दो चार करें, मैं एक भी ना करूं तो चलेगी। ये देखिए ना, उसमें आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं, और खासतौर पे पिछले 10 बरस में जो हमने चेंजेस देखे हैं UAE में, GCC कंट्रीज में, और उन GCC कंट्रीज में भी खास तौर पे सऊदी अरेबिया और UAE की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हमारे सामने आई हैं,
उसमें बिल्कुल सीधा सीधा बिजनेस लाइक सिचुएशन है, उसमें कोई जज्बात नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं, ये डिफेंस डेलीगेशन है, अब उम्मीद है कि MBS आएंगे तो बाकी काम तो आप करेंगे। जज्बात को एक तरफ रखिए और संजीदा तौर पे देखिए कि अगर आपने वाकई माशी हालात जो हैं वो बेहतर करने हैं तो उसमें ड्राइवर बनने की कोई इतनी ज़रूरत शायद मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की है। साकिब, ये जो अभी ज़ाहिर है कुछ बातचीत हुई है सऊदी अरब के साथ, बड़ा अहम दौरा था ये, इसको किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में? फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें इन्वेस्टमेंट लाने की बातचीत? और वही बात कि सऊदी अरब क्यों चाहता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे वो यहाँ पे आए, सऊदी वफ़द जो था उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आखिर में, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। उससे ये कह सकते हैं आप कि इस दौरे के जो असरात हैं वो मुस्बत आप उनको कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है, जो SIFC जो बनाई गई थी, मेरा ख्याल है उसका मकसद किसी हद तक जो है वो पूरा हुआ है। कि उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है उससे कम इतना लगा है कि अब जो है वो पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसमें कुछ तब्दीली आई है। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर जो है वो ले रहे हैं कि कम से कम इन्होंने एक प्रॉपर जो है वो वर्क किया हुआ था, होमवर्क मौजूद था, और उस होमवर्क के पीछे भी फिर आप यही कहेंगे कि एक वही कंटिन्यूटी आ रही है SIFC की, क्योंकि एक हुकूमत गई, निगरान हुकूमत आई, फिर नई गवर्नमेंट आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। सऊदी अरब के साथ जब जो शहबाज शरीफ जब PTM की हुकूमत बनी थी 1.5 साल के लिए, तो उससे पहले भी सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें उतार चढ़ाव था। उन्होंने कोशिश की उस वक़्त, और वो कोशिश काफ़ी मेरा ख्याल है पॉजिटिव थी, और फिर SIFC बनी। और SIFC का मकसद ये है कि जो बैरूनी सरमायाकार है उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, और उसमें जो सऊदी अरब है उनको उनके लिए ज्यादा कोशिश की जा रही थी। और इस हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है फिर मैं ये कहूँगा कि ये पॉजिटिव यही है कि एक दौरा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म के एक आला सती वफद का, वहाँ जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ उनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद यहाँ पे वफद आया है, सऊदी वफद। लेकिन इसको ये कहना कि जो है वो उन्होंने कोई फैसला कर लिया है कि इस शोबे में वो सरमायाकारी करेंगे और कितनी करेंगे ये अभी तय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा एक प्लान जो है वो इस दौरे में आए थे, उनके सामने रखा गया है, और उसके बाद वो वापस गए हैं, अपनी हुकूमत से बात करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये एक तसलसल है उस तरफ जाने का जो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी है। लेकिन साकिब ये बताएं कि सब में एक विलन सामने आता है और वो है शेर अफजल मरवत साहब। क्यों सबोटाज करना चाह रहे हैं वो इन सऊदी पाक रिलेशनशिप को? ऑल्दो उन्होंने ये कह दिया कि जी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी ने उनकी स्टेटमेंट को तो डिसोन किया मगर उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की नहीं उन्होंने। तो ये क्या बातें चली हैं वहां पर? बिल्कुल, जो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं उसको इस तनाजुर में भी आप देखें ना कि शेर अफजल मरवत जो है वो अप्रैल 2022 में जब PTI की हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद आया, वो तो PTI में कहीं थे ही नहीं, कोई मेंस पे जगह नहीं नजर आ रहे थे। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि वो PTI में शामिल हो चुके थे या नहीं शामिल हुए थे। और वो बहुत रीसेंट फिनोमेना है, वकला का शामिल होना तो बहुत रीसेंट फिनोमेना है। जब 9 मई के जब 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि 1 साल 1 माह हो चुका था। और उसके बाद के वाकयात के बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, तो वो कैसे कमेंट कर सकते थे? मेरे लिए तो हैरान कुन है। और ये भी हैरान कुन है कि PTI ने डिसोन तो किया, लेकिन उस हवाले से कोई शोकाज नहीं किया, कोई जो है एक्शन नहीं लिया। लेकिन जो पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तनाजुर में मैं आपको बात करूंगा कि जहां पे हुकूमत उसको बड़ी गहरी नजर से देखती है, वहां PTI या PTI की लीडरशिप को इसका कम से कम उन्होंने शोकाज नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल बात की अडयाला जेल में, वो बहुत आम है। जी हमें दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।